आपको भी लगता है ना कि पैसा सब कुछ बदल सकता है। आप अपने उधार चुका सकते हैं, आराम की जिंदगी जी सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे मौके भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि अपने पैसे को कैसे हैंडल करें, तो वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये जानना आपको फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनाता है। तो आज की ऑडियो बुक समरी आपको बहुत कुछ बताने वाली है इस बारे में। तो आइए जानते हैं आज की समरी के बारे में। रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और इस समरी की बात करें तो वाकई में क्या पैसा इंसान को अमीर बनाता है? हो सकता है कि आप आंखें घुमाकर, दिमाग लगाकर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बनाता है। तो एक बात बताइए, एक गोल्फर नए गोल्फ क्लब और हर तरह के गोल्फ के सामान पर बहुत सारा पैसा खर्च करके भी गोल्फ खेलने में अच्छा क्यों नहीं हो पाया? क्यों वो लोग जो शेयर्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, वो और पैसा कमाने के बदले पैसे हार जाते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है और कैसे मैनेज करना है, ये सब सीखना आपको अमीर बनाता है। आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कि पैसे से जुड़ा ज्ञान और जानकारी है, वो आपको अमीर बनाती है। तो आप जब तक खुद को गोल्फ खेलना नहीं सिखाते, आप उसमें अच्छे नहीं हो सकते, भले ही आप उसके सामान पर लाखों रुपए खर्च कर दीजिए। वैसे ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो स्टॉक्स या रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी चीजें पाने के लिए अपना पैसा महंगी चीजें या स्टॉक्स खरीदने के बदले अपना टाइम सीखने में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये समरी आपको ऐसा कोई तरीका नहीं सिखाएगी जिससे आप बस ऐसे ही अमीर बन जाएंगे। ये समरी आपको आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव करना सिखाएगी। जब आप अपना टाइम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने में लगाएंगे तो आप ज्यादा अमीर बनेंगे, क्योंकि तब आप ज्यादा स्मार्ट होंगे। तो पैसा कमाने से पैसा खर्च करना ज्यादा आसान होता है। हमेशा याद रखिए, आपको अमीर पैसा, सोना या स्टॉक्स नहीं बनाते, बल्कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं वो बनाता है। तो चलिए आपकी स्मार्ट बनकर अमीर बनने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया भर के सभी लोग समझते हैं। जब पैसे की बात आती है तो कल्चर और भाषा की सीमा मिट जाती है, क्योंकि पैसे के मामले में हम सब बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते रहते हैं जो अचानक से अमीर हो गए। वो या तो लॉटरी जीतकर, या इंटरनेट पर वायरल होकर, या नेशनल टीवी में काम करके अमीर हुए होंगे। तो हम ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में भी सुनते हैं जो अपना बहुत सारा पैसा बड़े बंगलों, लग्जरी कार्स या आलीशान पार्टीज पर खर्च करते हैं। क्या आपको आश्चर्य होगा अगर हम ये कहें कि कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा था, वो बाद में सड़क पर आ गए या कर्ज में डूब गए? क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब किसी को ये पता नहीं होता है कि अपने पैसे को हैंडल कैसे किया जाए। आमतौर पर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आप उसे सॉल्व करना सीख जाते हैं, तब वो आपको फाइनेंशियली ज्यादा अमीर और ज्यादा स्मार्ट बना देता है। तब आपको पता होगा कि अगर आगे चलकर आपको वैसी ही प्रॉब्लम दोबारा आए तो आपको क्या करना है। आप अपने क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात आए तो आप सबसे स्टूपिड स्टूडेंट हो। अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बनेंगे और पैसे के मामले में अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, तो आप वैसे भी पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम बार बार फेस करेंगे और उसे सॉल्व करने में आपको काफी परेशानी आती ही रहेगी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक खराब दांत की तरह भी देखा जा सकता है। शुरुआत में आप अपने दांत के दर्द को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि आप इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि बाद में वो दांत खराब भी हो जाएगा। ये बिल्कुल पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर करने जैसा ही है, क्योंकि आपको दुखी करता है और जब तक आप इसका सीधा सामना नहीं करते हैं, ये सॉल्व नहीं होता। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब दांत का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे आपका स्कूल में परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है, क्योंकि दर्द आपको क्लास में कंसंट्रेट नहीं करने देता। अब बाद में क्लास छोड़कर बेड में लेटे हुए खराब दांत के दर्द के कारण आंसू बहा रहे होते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम के कारण अपने काम में कंसंट्रेट ना कर पाना, फिर आखिरकार आपकी खराब परफॉर्मेंस के कारण आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आप क्रेडिट कार्ड का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल भी बढ़ने लगेगा और आपके पास उधार चुकाने के लिए पैसा काफी नहीं होगा।
अगर आप पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो उससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऑथर ने अपने एक अमीर पिता यानी कि रिच डैड और एक गरीब पिता यानी कि पुअर डैड को इमेजिन करके ये समझाने की कोशिश की है कि गरीब और अमीर लोग पैसों से जुड़े मामले को कैसे डिसाइड करते हैं। उनके गरीब पिता ने स्कूल वापस जाकर डॉक्टरेट की डिग्री लेकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद और प्रोफेशनली स्मार्ट बनने के बाद भी गरीब पिता फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्मार्ट नहीं बन पाए। इसीलिए वो अपनी पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली स्मार्ट बनने में इन्वेस्ट नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कियोसाकी के अमीर पिता ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर खुद को चैलेंज किया क्योंकि उन्हें पता था इससे उनका फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ जाएगा, और वो सच में बढ़ भी गया। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे अब कुछ पॉइंट्स के बारे में। फाइनेंशियल आईक्यू पॉइंट 1, और ज्यादा पैसे बनाना। तो यहाँ पर 5 पॉइंट आपको बताएंगे फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में, और उन सबको जानने से पहले आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल आईक्यू के बीच के अंतर को जानना होगा। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा टर्म है जो आपके मेंटल इंटेलिजेंस के उस भाग के बारे में बताता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि फाइनेंशियल आईक्यू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नापने का तरीका है। तो इस चैप्टर के नाम को पढ़कर आपको लग सकता है कि ये किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आमदनी वाली जॉब के बारे में है। हो सकता है कि अपना रेज्यूमे भेजने के बाद भी आपको उस कंपनी से कोई कॉल ना आए क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए और उनके ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन हो या इम्पॉसिबल हो। हालांकि कम इनकम वाला जॉब करके और पैसे को लेकर की गई पिछली गलतियों से सीखकर अब ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ज्यादा कमाने के लिए आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ये आपके सामने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने और उससे जो आपने सीखा उससे आगे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में है। कियोसाकी ने अपनी कहानी शेयर की जिसमें उन्होंने 2 अच्छे मौके जो उनका इंतजार कर रहे थे उन्हें छोड़कर एक कम इनकम वाली जॉब को चुना था। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में 3rd मेट या मरीन्स में पायलट बनने के बजाय हवाई के शहर होनोलुलु के एक जेरोक्स कॉर्पोरेशन में सेल्समैन बनना चुना। उन्होंने इसे अपनी बिजनेसमैन बनने की स्किल्स को बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। क्योंकि जेरोक्स प्रोफेशनल सेल्फ ट्रेनिंग दे रहा था, कियोसाकी ने इस मौके का इस्तेमाल अपने शर्मीले होने और रिजेक्ट होने के डर को दूर करने के लिए किया। क्योंकि उन्होंने अपना समय सीखने में इन्वेस्ट किया, इसीलिए 2 साल में वो उस कंपनी के नंबर 1 सेल्समैन बन गए। वो उन 2 जॉब से ज्यादा कमाने लग गए जो शुरुआत में ज्यादा सैलरी दे रहे थे। इस एक्सपीरियंस से वो अपने अमीर होने का रास्ता बना पाए। कियोसाकी ने उस सेल्स ट्रेनिंग की मदद से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। तो पैसे कमाने का एक और इनडायरेक्ट तरीका है अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। हाँ, जरूर आपको उस जगह को अच्छा बनाने के लिए, सामान खरीदने के लिए और एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। आपको शुरुआत में प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन इस प्रोसेस के जरिए ही आप फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनेंगे। जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तब उस प्रोसेस से तब तक सीखे जब तक कि आप जीत न जाए। आप उस पैसे को वैल्यू करना सीखेंगे जो आपने थोड़ा थोड़ा करके कमाया है, ना कि उन लाखों रुपए को जो आपने लॉटरी में एक साथ जीत लिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल आईक्यू पॉइंट नंबर 2 की, अपने पैसों को बचाए। यानी जब आपके पास पैसे होते हैं तो ये नेचुरल है कि आप उसे बचाना चाहेंगे क्योंकि आपने उसे कमाया है, और ये सही नहीं है कि कोई आकर उसे पूरा हड़प ले। फिर भी ऐसा होता है जब भी किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को आपका पैसा हड़पने का मौका मिलता है। आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं अगर आप कानूनी तरीके से कम टैक्स देना जानते हैं। आप अपने पैसे को बचा रहे हैं। अगर आपकी कमाई का परसेंट पैसा हड़पने वाले को मिलने वाले पैसे से ज्यादा है तो, क्योंकि अक्सर हमारा पैसा चुराने वाले वो लोग होते हैं जिनसे हमें सबसे कम उम्मीद होती है। आप सोचते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हैं क्योंकि वो आपके वफादार हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपके पीछे खड़े हैं ताकि वो आसानी से आपकी जेब तक पहुंचकर आपके पैसे ले सके। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के पास ऐसा करने का सालों का एक्सपीरियंस भी है, जबकि कुछ लोग इसके लिए अपने एजुकेशन को यूज करेंगे। इस सिचुएशन से बचने का तरीका है कि खुद अपना पैसा बचाने का तरीका सीखना होगा। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि फाइनेंशियली अच्छा होना सीखने में समय लगाने से आप ज्यादा अमीर होंगे। जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। हर समय पैसे के बारे में बात करते रहना, जैसे कि किस चीज पर आपको कितना खर्च करना चाहिए और आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, स्ट्रेसफुल हो सकता है।
लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये चीज नहीं सीखने पर आगे चलकर आपको और भी ज्यादा परेशानी उठानी होगी। या तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी होगी, नहीं तो आप पैसे चुराने वालों के अमीर होने का कारण बन जाएंगे। सोचिए कि आप किसान हैं और आपके खेत में भुट्टे की भरपूर फसल हुई है। ये भुट्टे आपके पैसे हैं और फाइनेंशियल प्रेडेटर्स यानी पैसों को नुकसान पहुंचाने वाले वो खरगोश या कीड़े हैं जो आपके खेतों पर आते हैं। तो ये समानता हमें याद दिलाती है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं या जिसे आप सीधा साधा और बहुत ही भोला समझते हैं, वही आपके खिलाफ जाकर आपके मेहनत से उगाए भुट्टे चुरा लेते हैं। अब अगर आप उन खरगोश और कीड़ों को भगाना सीखने में समय लगाएंगे तो आपको भुट्टे कम हो जाने या गायब हो जाने की चिंता नहीं रहेगी। प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने से आपको आगे चलकर आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि करना क्या है। तब आप दूसरी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, जैसे कि अपने खेतों को कैसे बढ़ाना है या फिर अपने भुट्टों को बाहर कैसे बेचना है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल आईक्यू के थर्ड पॉइंट की, अपने पैसे को बजट करना। यानी कि आपके पैसे कहाँ खर्च होंगे ये प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर भी कियोसाकी कहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन सकते हैं अगर आप पैसे कमाने के तरीके को जानने में अपनी नॉलेज और सोचने के दायरे को बढ़ाएंगे। इसकी चाबी है अपना बजट ऐसे बनाएं जैसे आप अमीर हैं। एक सरप्लस बजट रखिए। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। चलिए फाइनेंशियल पॉइंट नंबर 1 को एक बार फिर से देखते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के बारे में है। अगर आप अपने खर्च में कटौती नहीं करना चाहते तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी। आपको फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनने के लिए अपने बजट को डेफिसिट यानी कमी के बजाय सरप्लस यानी ज्यादा के तौर पर देखना होगा। आपका बजट तब डेफिसिट होता है जब आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो और तब आप कर्ज में डूब जाते हैं। आपके पास सरप्लस बजट कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। अपने खर्च की आदतों को डिवाइड करना सीखिए कि कौन सा खर्च बहुत ज्यादा जरूरी है और किसे रोका जा सकता है। वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको अपने पैसे सबसे पहले खुद पर खर्च करने ही चाहिए। पैसे बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है जिसे आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरों का पेमेंट कीजिए, पर हम तो ज्यादातर इसका उल्टा ही करते हैं। इसीलिए हमारा बजट डेफिसिट हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसा समय भी आएगा जब आपके पास पैसे की कमी होगी और आप दूसरों को दे नहीं पाएंगे। ये सब बोलना करने से ज्यादा आसान होता है, लेकिन इन सब का जवाब फाइनेंशियल आईक्यू टिप नंबर 1 है, यानी ज्यादा पैसे कमाइए। कियोसाकी और उनकी बीवी ने एक बार अपने खर्च का हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट रखा था, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। उन्हें बहुत सारे बिल भरने थे और बहुत सारे लोगों को पैसे भी लौटाने थे। तो उनकी अकाउंटेंट बेटी अक्सर उनसे बहस किया करती थी, क्योंकि कियोसाकी और उनकी बीवी को सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करने होते थे। उन्होंने अपनी कमाई से पहले पैसे लौटाने के बदले पैसे बचाए और इन्वेस्ट किए। बेटी को जल्द ही समझ में आ गया कि वे दोनों सरप्लस बजट बना रहे हैं। ये आसान नहीं था, क्योंकि कियोसाकी और उनकी बीवी को अक्सर महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते थे। दोनों के पास खुद पर खर्च करने के लिए पैसे तो थे, लेकिन पैसे लौटाने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते थे। एक बार ऐसा भी समय आया जब उन पर $4000 का उधार था। दोनों ने अपनी ईगो को साइड में रखा और अपने अकाउंटेंट के साथ बैठकर बजट पर बहुत ज्यादा मेहनत की। उन्हें पता था कि उन्हें फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनने के लिए अलग से कमाई करने की जरूरत है। तो वे आसपास और भी जॉब ढूंढने लगे जिससे वो ज्यादा कमाई कर सके। कियोसाकी और उनकी बीवी ने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बार बार उनके पास वापस आती रहती। उन्होंने समझदारी से अपनी प्रॉब्लम को एक मौका बना लिया था। अब उन्हें पैसों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल आईक्यू पॉइंट नंबर 4 की, जो है अपने पैसे का लेवरेज। मतलब ये कि लेवरेज की साधारण डेफिनेशन है कम में से ज्यादा करना। जैसे कि अगर आपका बैंकर आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का 18% यानी कि 18% हिस्सा देता है, तो आपका लेवरेज होगा 1:4 यानी कि 1:4। आपके हर $1 इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक आपको $4 उधार देगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से खर्च को आसान कर देता है और आपके पैसों पर आपको कंट्रोल का एहसास देता है। बिना कंट्रोल के लेवरेज बेकार है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील के कार खरीदना। ये ना सिर्फ रिस्की है, बल्कि आपको ये भी पता नहीं होता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब लोग अपने घर की कीमत का कुछ ज्यादा ही एस्टिमेट लगाने लगते हैं।
तब वो लोग अपने घर की कीमत बढ़ाने के लिए पैसे उधार लेने लगते हैं। फिर अगर मार्केट गिर जाता है तब वो घर के मालिक कर्ज में डूब जाते हैं और उनके पास ऐसे घर होते हैं जिनकी कीमत उनकी कर्ज से कम होती है। तो जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब वहाँ लेवरेज होता है, लेकिन आप रिटर्न में कितना पाएंगे ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये सुनने में रिस्की लग सकता है, लेकिन लेवरेज सिर्फ तभी रिस्की होता है जब आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर वो चीजें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है वो है घर और दूसरी प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू। वैसे ऊपर बताया गया एग्जाम्पल कियोसाकी के एक्सपीरियंस पर आधारित है। उनके $17 मिलियन बंगले की कीमत का 18% बैंक द्वारा दिया गया था। उनके हर एक डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक उन्हें $4 दे रहा था। अब कियोसाकी को लेवरेज के रिस्की होने का डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बंगला उनके कंट्रोल में है। उस बंगले के लिए कितना रेंट लेना है और उसे अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए कितना खर्च करना है, ये सब उनके कंट्रोल में था। असल में उनके बंगले को अच्छे से मैनेज करने से उन्हीं को फायदा हुआ था। जैसे कि पहले कहा गया है कि आप इन्वेस्ट करते हैं और बैंक की मदद लेते हैं, क्योंकि ये आपकी ओर से पैसा खर्च करना आसान बना देता है। बैंक से आने वाला पैसा टैक्स फ्री भी होता है। मान लीजिए कियोसाकी बंगले का रेंट बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 24/7 सिक्योरिटी कैमरा और हर फ्लोर में नई वॉशिंग मशीन लगाना डिसाइड किया है, तो इन सब इम्प्रूवमेंट का खर्च बैंक देगा। लेकिन क्योंकि रेंट की कीमत पर कियोसाकी का कंट्रोल है तो बढ़ा हुआ रेंट पूरा उन्हें मिलेगा। इसी बात को समझते हुए आगे बात करते हैं फाइनेंशियल IQ पॉइंट नंबर 5 की, जो है आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना। तो इस पूरी समरी में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको ज्यादा अमीर और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। यह आपको अपने पैसे को खतरे में डालने से भी बचाएगा। लेकिन बहुत सारी जानकारी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जानकारी एक साथ लेने से कोई भी घबरा सकता है। तो ये जानने के लिए कि कोई जानकारी आपके लिए फाइनेंशियली फायदेमंद है या नहीं, पहले ये तय कीजिए कि आज के टाइम में वो कितनी जरूरी है। हो सकता है कि वो आज काम की हो लेकिन कल बेकार हो। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि आपको वो जानकारी मिल कहाँ से रही है। ये पक्का करें कि जिसने आपको ये जानकारी दी है वो भरोसेमंद है या नहीं, आप उन पर भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। आखिर में पिछली और अभी की जानकारी को मिलाकर के फ्यूचर के फाइनेंशियल ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी होना, ये आपको झूठी जानकारी को मीलों दूर से ही पहचान लेने में भी मदद करेगी। तो आर्मी में समय बिताने के कारण कियोसाकी ने इसे समझने के लिए यूज किया कि किसी जानकारी पर कितना दांव पर लगा है और इसे किस तरह से फाइनेंस की दुनिया में लगाना है। अगर सैनिकों को ये पता चले कि दुश्मन कल उन पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो जनरल या मेजर को ये बताने में फेल हो गए, तो ये जानकारी किसी भी काम की नहीं रह जाती। ये ऐसा ही है जैसे कोई बिजनेस एडवांटेज देर से पता चलने के कारण बेकार हो जाता है। अगर ये जानकारी किसी जासूस के जरिए आ रही है तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता और ये पैनिक का कारण बन सकता है। हालांकि सिचुएशन सुनने में खराब लगती है, लेकिन डिस्करेज मत होइए। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और पैसों से जुड़े डिसीजन लेने में बेहतर होते जाएंगे। याद कीजिए कि इस समरी की शुरुआत में क्या कहा गया था। वो पैसा नहीं है जो आपको अमीर बनाता है, बल्कि पैसे से जुड़ी नॉलेज और विजडम आपको फाइनेंशियली अमीर और स्मार्ट बनाता है। इसी बात के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। मुद्दा मामला एकदम सिंपल है कि पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको अपने पैसे बढ़ाने और अमीर बने रहने के लिए उस नॉलेज की जरूरत है जो आपको आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद करेगी। एक बार जब आप इस नॉलेज को एक तरीके की वेल्थ के रूप में देखने लगेंगे, तब आप फाइनेंशियल अमीर और स्मार्ट बन जाएंगे। इस समरी के जरिए आपने 5 फाइनेंशियल IQ के बारे में भी सीखा, जिनके नाम है ज्यादा पैसे बनाना, पैसे को बचाना, बजट बनाना और अपने पैसे को लेवरेज करना, और आखिरी IQ है आपकी फाइनेंशियल जानकारी बढ़ाना। तो कियोसाकी ने इस समरी में ये भी बार बार हाईलाइट किया है कि उनकी सक्सेस की जर्नी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफी सारी हार्ड सिचुएशंस आई, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा। जब आप ऐसे दोराहे पर पहुंच जाए जहां आपको समझ में नहीं आई कि आपको अपने पैसे का क्या करना है, तब अमीर लोगों की तरह सोचिए जिनके पास सरप्लस बजट है। हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के लिए तरीके खोजिए। फाइनेंस के बारे में सीखने पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। नॉलेज के पहाड़ खड़े कर दीजिए ताकि आपकी और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, आपके पास उसे सॉल्व करने का तरीका हो। तो ये बहुत ही कमाल की बात जानने के बाद में कि
पैसे से अमीर नहीं बन सकते हैं, बल्कि उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, एग्जैक्टली उसकी नॉलेज के बारे में जानकर हम अमीर और स्मार्ट बन सकते हैं और रियल हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, ये समरी तो यही खत्म हो जाती है। लेकिन अमीर बनने की जर्नी यही